दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थानी भाषा और साहित्य की। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य का ये जो टॉपिक है ये आपका यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। और ये राजस्थान बोर्ड की किताब है दोस्तों, जिसके माध्यम से मैं आपको ये सारा टॉपिक जो है क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो राजस्थान बोर्ड की किताबों से उठाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर राजस्थानी भाषा और बोलियां जो है उसमें राजस्थानी भाषा का क्या तात्पर्य है, कहाँ से ये राजस्थानी भाषा आई, कैसे पता चला कि आखिर ये राजस्थानी भाषा है। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा की, तो राजस्थानी भाषा का क्या तात्पर्य है। राजस्थानी भाषा का तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। तो वो क्या कहलाती है, राजस्थानी भाषा कहलाती है। जैसे जिस जगह जो व्यक्ति रहता है वो वहाँ की भाषा बोलता है, स्थानीय भाषा बोलता है, वही उसकी क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। तो राजस्थानी भाषा जो है उसके अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास पर हमें सबसे पहले बात मिलती है 835 विक्रम संवत की। और ये विक्रम संवत यानी 913 जो ईस्वी के अंदर उद्योतन सूरी द्वारा लिखित जो कुवलय माला है, उस कुवलय माला के अंदर सबसे पहले हमें राजस्थानी भाषा के बारे में बात मिलती है। और यहाँ पर जो है 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया था, इसको सम्मिलित किया गया था। और उसमें मरु भाषा के रूप में इसे सम्मिलित किया गया था, जो कि कहाँ की भाषा थी, पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। तो सबसे पहले 835 विक्रम संवत के अंदर यानी 913 ईस्वी के अंदर उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलय माला जो लिखी गई थी उसमें 18 देशी भाषाओं के अंदर मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था। और जो कहाँ की भाषा थी दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। और इस राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा 1912 के अंदर। तो 1912 ईस्वी के अंदर सबसे पहले राजस्थानी जो शब्द है भाषा के लिए, राजस्थान की भाषा के लिए, वो प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और ये जो किया था ये इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था, जो कि इस भाषा के लिए इन्होंने शब्द काम में लिया है। दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर कई प्रकार की भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां सम्मिलित है। जैसे कि मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाती है, हाड़ौती है। तो ये सभी जो बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, इन्हीं के आधार पर राजस्थानी को भी मान्यता मिली यहाँ पर। और राजस्थानी जो है राजस्थान की भाषा के रूप में जानी गई। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर इसे सम्मिलित किया गया। अब अगर बात करें इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो दोस्तों उत्पत्ति जो हुई इसकी वो 10वीं सदी के आसपास हुई। और 10वीं सदी जो थी वहाँ पर पश्चिमी भारत के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर अपभ्रंश जो प्रभाव था वो चला। और यहीं पर इसका जो उद्भव है वो माना जाता है 11वीं-12वीं शताब्दी से। तो 11वीं-12वीं शताब्दी में राजस्थानी का उद्भव माना गया। और अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भाषा के रूप में ये कब अस्तित्व में आने लगी, तो 16वीं सदी के अंदर राजस्थानी भाषा का जो विकास है वो स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। तो राजस्थानी का उद्भव तो कब हुआ, ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी से। और स्वतंत्र भाषा के रूप में इसका प्रयोग हुआ 16वीं सदी के आसपास। राजस्थानी भाषा का विकास हो गया एक स्वतंत्र भाषा के आधार पर। दोस्तों हम ये जानते हैं कि जो हम समस्त भाषाएं हम देखते हैं भारतीय भाषाएं, तो उन भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो किसे माना जाता है, वैदिक संस्कृत को माना जाता है। और वैदिक संस्कृत बाद में किस में परिवर्तित हो गई, लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई। और लौकिक संस्कृति का ही जो रूप है वो पाली के रूप में लिया गया। और पाली भी जब धीरे धीरे लोक से अलग होने लगी, लोगों से अलग होने लगी, तो उसका स्थान ले लिया दोस्तों प्राकृत ने। तो इस प्राकृत के बाद जो भाषा की कठिनता है वो उस कठिनता से सरलता की ओर जब ये अग्रसर होने लगी, तो उसके बाद कई अपभ्रंश भाषाओं की क्या होने लगी, उत्पत्ति होने लगी, उनका विकास होने लगा। और कई क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं वो विभिन्न रूप में सामने आने लगी। और इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से निर्माण हुआ राजस्थानी भाषा का। तो राजस्थानी भाषा का जो विकास है उसमें अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और ये जो अपभ्रंश भाषाएं हैं इनमें कौन कौन सी है, सोरसेनी अपभ्रंश है, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी अपभ्रंश है। तो सोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी जो अपभ्रंश है उससे ही राजस्थानी भाषा के विकास की बात की गई है। और इसके अंदर जो मरु गुजरी अपभ्रंश है वो सबसे
अधिक जो है यहाँ पर सार्थक प्रतीत होता है। इसके लिए क्योंकि मरु गुजरी जो अपभ्रंश है उसी के अंदर मरु भाषा जो है वो राजस्थानी के रूप में ली गई है और गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। तो मरु भाषा, मरु गुजरी, दो शब्दों से मिलकर बना ना दोस्तों यहाँ पर। तो मरु गुजरी से मरु का तो मतलब क्या हो गया, मरु भाषा राजस्थानी, और गुर्जरी का मतलब हुआ गुजराती भाषा। तो इस प्रकार यहाँ से ये सार्थक जो चीज़ है वो यहाँ निकल कर सामने आती है। तो ये अपभ्रंशों के आधार पर फिर अनेक कई भाषाओं का जन्म यहाँ पर हुआ है। इसी के आधार पर दोस्तों राजस्थानी और गुजराती जो भाषाएं हैं उसमें कई तरह की समानताएं भी देखी जाती है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात आपस में टच में है। तो ये जो टच है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो एरिया है वहाँ पे जो गुजरात में डांडिया होता है वही वहाँ पर डांडिया होता है। तो संस्कृति के रूप में भी कई कई जगह जो है हम गुजरात से टच में हैं। अब बात करते हैं हम क्षेत्रीय बोलियों की। दोस्तों क्षेत्रीय बोलियां, डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्षेत्रीय जो बोलियां हैं, राजस्थानी बोलियां हैं, उनको 5 वर्गों के अंदर बांटा है। लेकिन इनको मुख्यतया 2 भागों में राजस्थानी की बोलियों को बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है पश्चिमी राजस्थानी के रूप में और दूसरा बांटा जाता है पूर्वी राजस्थानी के रूप में। तो पश्चिमी राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती है? मारवाड़ी आती है, मेवाड़ी आती है, बागड़ी आती है और शेखावाटी आती है। वहीं पर पूर्वी राजस्थानी की अगर बात की जाए तो पूर्वी राजस्थानी के अंदर ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी को सम्मिलित यहाँ पर किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियों की। राजस्थान की प्रमुख बोलियों के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मारवाड़ी बोली की। राजस्थान के अंदर अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें या भौगोलिक रूप से देखें तो मारवाड़ का स्थान जो है वो सबसे प्रमुख रहा और इस मारवाड़ राज्य के आधार पर ही इस क्षेत्र की बोली को कहा जाने लगा दोस्तों मारवाड़ी। तो मारवाड़ी जो है वो राजस्थानी बोलियों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्य का जो निर्माण है, साहित्य का जो सृजन है वो भी सबसे अधिक जो है वो मारवाड़ी भाषा के अंदर ही, बोली के अंदर ही मिलता है। और कई जगह तो राजस्थानी का पर्याय जो है वो भी मारवाड़ी को ही कहा जाता है। कहीं हम जाएंगे महाराष्ट्र वगैरह के अंदर तो वहाँ पर कहा जाएगा कि जब राजस्थान से कोई जाता है तो बोले मारवाड़ी है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थानी का पर्याय जो है वो कई जगह मारवाड़ी को मान लिया जाता है। इसलिए प्राचीन मारवाड़ जो है वो राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है उससे जुड़ा रहा है और इसीलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया है। यानी पश्चिमी राजस्थानी की कौन सी भाषा बनाई गई? मारवाड़ी बनाई गई। और इस क्षेत्र के अंदर जो है जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, पाली है, शेखावाटी का कुछ क्षेत्र है वो इस बोली से ही संबंधित है। तो ये जो बोलियाँ है मारवाड़ी बोली है वो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावाटी इस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। और इस जो मारवाड़ी बोली है इसी की उपबोलियों के अंदर आती है दोस्तों थली और गोडवाड़ी। थली और गोडवाड़ी जो है वो मारवाड़ी की ही उपबोली मानी जाती है। अब बात करते हैं हम मेवाड़ी की। दोस्तों मेवाड़ी की जब हम बात करते हैं तो मेवाड़ी जो है वो राजस्थान के मेवाड़ राज्य के क्षेत्र की जो स्थिति है, क्षेत्र है, वो मेवाड़ी का क्षेत्र रहा है। मेवाड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है। और मारवाड़ी के पश्चात अगर सर्वाधिक लेखन जिसमें हुआ है वो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ही हुआ है, इसीलिए मेवाड़ी जो बोली है वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। और ये जो मेवाड़ी है दोस्तों, क्योंकि मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा आता है? ये आता है उदयपुर का, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये जो क्षेत्र है ये मेवाड़ का क्षेत्र कहलाता है और इसीलिए यहाँ पर मेवाड़ी बोली जो है वो बोली जाती है। अब ये जो बोली जाती है वो मेवाड़ी बोली जो है मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में जो बोली जाती है वो तो होती है पर्वतीय मेवाड़ी, और जो मैदानों के अंदर बोली जाती है उसको कहा जाता है मैदानी मेवाड़ी। तो 2 तरह की मेवाड़ी प्रचलित है मेवाड़ के अंदर। एक तो पर्वत क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी वो पर्वतीय मेवाड़ी कहलाती है और मैदानों के अंदर बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं एक और बोली की जो है ढूंढाड़ी। काफ़ी प्रसिद्ध है ये भी। और ये ढूंढाड़ी जो है ये प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर जो कि आमेर से संबंधित था, क्योंकि ढूंढाड़ क्या था? पहले आमेर ही तो था। वर्तमान में जो आपका जयपुर है वो आमेर राज्य रहा और 1727 में जयपुर का बाद में निर्माण हुआ। तो ये पहले ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर ही जाना जाता था और इसकी जो बोली जानी जाती थी, मानी जाती थी वो ढूंढाड़ी बोली। वर्तमान में भी ढूंढाड़ी बोली के रूप में ही जानी जाती है। और बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 6
काई कर रहे छे, कड़े जा रहे छे। तो ये जो बोली है ये ढूंढाड़ी बोली कहलाती है और इस शब्द का जो प्रयोग है वो गुजराती का प्रभाव जो है वो बताता है। दोस्तों अगर आधुनिक राजस्थान की हम बात करें तो आधुनिक राजस्थान के अंदर जो जयपुर है, दौसा है, बगरू है, दूदू है, ये जो क्षेत्र है ये ढूंढाड़ी क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र के अंदर ये जो बोली है ढूंढाड़ी बोली वो बोली जाती है। इसी की जो उपबोलियाँ हैं वो है तोरावटी, राजावटी, नागरचाल, ये सारी जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ कहलाती है। तो तोरावटी, राजावटी और नागरचाल किसकी उपबोलियाँ हैं? तो ये बोलियाँ हैं दोस्तों ढूंढाड़ी की। प्रश्न जो है यहाँ से ऐसे ही बनते हैं, सीधे सीधे बनते हैं कि राजस्थान के अंदर तोरावटी, राजावटी, नागरचाल जो है वो किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो ढूंढाड़ी की ये उपबोलियाँ है। अब बात करते हैं दोस्तों हम एक और बोली की जिसका नाम है हाड़ौती। दोस्तों हाड़ा राजपूतों से संबंधित जो क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है और हाड़ौती क्षेत्र की जो बोली है वो हाड़ौती बोली को माना जाता है। और हाड़ौती बोली के अंदर भी दोस्तों 6 शब्द का जो प्रयोग है ढूंढाड़ी की तरह ही वो किया जाता है। जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा ये जो क्षेत्र है ये हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? कोटा, बूंदी, झालावाड़ के क्षेत्र के अंदर ये जो बोली है वो बोली जाती है हाड़ौती बोली। एक और बोली की हम बात करें तो वो है मेवाती। और मेवाती जो है वो मेव जाति का जहाँ आधिक्य था वो मेवात कहा जाता है और मेवात के अंदर ही जो बोली बोली जाती है उसे कहा जाता है दोस्तों मेवाती। और ये जो क्षेत्र है मेवात का ये है दोस्तों अलवर भरतपुर का क्षेत्र। तो अलवर भरतपुर का ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र जो है मेवाती क्षेत्र कहा गया और यहाँ पर मेवात होने के कारण, मेवात क्षेत्र होने के कारण ही यहाँ की जो बोली है उसे भी क्या कहा गया? मेवाती कहा गया। तो राजस्थान का आसपास का जो हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ पर भी ये इसका क्षेत्र जो है टच में आता है और वहाँ पे भी जो है मेवाती का ही हमें बाहुल्य मिलता है। तो भरतपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ पर ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है इस बोली के ऊपर, क्योंकि जो भरतपुर का क्षेत्र है वो किसके टच में आ गया? यूपी के टच में आ गया, यूपी, मथुरा वगैरह। तो मथुरा जो है वहाँ पे ब्रज जो भाषा है उसका टच भी जो है वो भरतपुर की बोली के अंदर मिलता है, यानी मेवाती के अंदर मिलता है। तो ये टच भी जो है मेवात की भाषा के अंदर, मेवाती भाषा के अंदर मिल जाता है। एक और हम बोली की बात करें तो वो है दोस्तों वागड़ी। अब वागड़ी जो है वो वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? वागड़ी हो गया। और वागड़ क्षेत्र है कौन कौन सा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे वागड़ क्षेत्र कहा जाता है और यहीं पे जो है वो वागड़ी बोली बोली जाती है। और इस बोली पर देखिए पहले भी मैंने कहा था कि जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र है वो गुजरात के टच में होने के कारण गुजराती भाषा का भी यहाँ पर क्या है? स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। इसीलिए इस वागड़ी बोली पर वागड़ क्षेत्र के अंदर गुजराती भाषा का प्रभाव मिलता है। एक और बोली की हम बात करें तो वो है दोस्तों मालवी। और तो मालवा प्रदेश से जुड़े जो राजस्थान के क्षेत्र हैं वहाँ पर मालवी बोली जो है वो बोली जाती है, इसका प्रभाव काफ़ी है। इसलिए मालवी को जो है वो राजस्थान की बोली स्वीकार कर लिया गया। मालवा प्रदेश के अंदर जो मालवा और राजस्थान का संबंध जो है वो काफ़ी रहा है, इसलिए मालवी जो है बोली भी यहाँ पर बोली जाती है। और ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है दोस्तों राजस्थान का प्रतापगढ़। इस क्षेत्र के अंदर ये जो है मालवी बोली वो बोली जाती है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का है रतलाम, झाबुआ, ये क्षेत्र जो है वो भी मालवी बोली के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए ये क्षेत्र क्योंकि राजस्थान के टच में रहा, इसलिए जो मध्य प्रदेश की बोली है मालवी वो राजस्थान के लिए भी ये बोली को स्वीकार कर लिया गया। और इसी की जो उपबोलियां हैं मालवी की वो है रांगड़ी और निमाड़ी। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है रांगड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो मालवी की उपबोलियां हैं रांगड़ी और निमाड़ी। एक और बात करें हम शेखावाटी की तो दोस्तों शेखावाटी की जो बोली है वो शेखावाटी ही बोली को शेखावाटी ही कहा गया, क्योंकि शेखावाटी जो क्षेत्र है चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, ये क्षेत्र जो है ये शेखावाटी का क्षेत्र कहा जाता है। और शेखावाटी जो है उपबोली यहाँ पर बोली जो है वो इस क्षेत्र की रही है। राव शेखा के नाम से ये शेखावाटी जो है प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। और शेखावाटी की चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ ये जो है शेखावाटी ही बोली यहाँ पर बोली जाती है। शेखाटी भी कई बार इसको कह दिया जाता है, शेखावाटी को शेखाटी भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों भीली और अन्य पहाड़ी बोलियों की।
तो भीली और अन्य पहाड़ी बोलियों की जब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के अंदर आदिवासी जनजातियों का भी जो समूह है वो निवास करता है। और ये कबीला संस्कृति जो है वो यहाँ से निकलकर सामने आती है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर रहता है। और कई प्रकार की जातियाँ जो है जनजातियाँ यहाँ पर रहती है, जैसे कि भील है, मीणा है, गरासियाँ हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये इन लोगों के हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर रहते हैं। और इनकी बोलियां भी जो है, जैसे भील जो है वो काफ़ी व्यापक मात्रा में हम राजस्थान के अंदर रहते हैं, तो इनकी बोलियां भी जो है वो भीली बोली जो है वो प्रमुखतया ये बोलते हैं। इसके साथ साथ अन्य बोलियां भी जो है पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत देखी जाती है। तो भाषाओं के आधार पर अगर कहा जाए तो दोस्तों ये सारी जो भाषा हैं, उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, ये राजस्थान के अंदर बोली जाती है। और इसी राजस्थानी बोलियों से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। और इसी राजस्थानी भाषा के अंदर कई प्रकार के जो राजस्थानी साहित्य है वो भी लिखे गए। तो आइए अब हम राजस्थानी बोलियों के बाद राजस्थानी साहित्य की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राजस्थानी साहित्य जो है वो यहाँ पर लिखे गए, बोले गए, किस प्रकार के साहित्य यहाँ लिखे जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो दोस्तों राजस्थानी साहित्यों की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का इतिहास जो है काफ़ी समृद्ध इतिहास है। यहाँ पर कई प्रकार के अभिलेखीय सामग्री मिलती है, जैसे कि शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मोहरे हैं। इनके ऊपर जो साहित्य है उसको उत्कीर्ण किया गया है, जिसे अभिलेखीय साहित्य जो है वो कहा जाता है। और ऐसा साहित्य जो है वो राजस्थान की शोभा को बढ़ाता है। और ये जो साहित्य है ये वाणी निष्ठता को लिए हुए है, एक विशेषता है मुख्य राजस्थानी साहित्य की। और इसीलिए इसे लोक साहित्य भी जो है कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि ये एक अनुभव का भंडार है। और ये जो राजस्थानी साहित्य जब हम सुनते हैं तो यूँ मान के चलिए, जो इनके गीत है, लोकगीत है, परंपराएं हैं, इन चीज़ों को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो एक मन को हर्षित करने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नज़र आती है। तो ये अब राजस्थानी साहित्य जो है किस किस रूप में हमें मिलता है उसकी हम बात करेंगे, कैसे कैसे इसका विकास हुआ उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर राजस्थानी साहित्य का इतिहास क्या रहा। देखिए, राजस्थानी साहित्य को मुख्यतया 4 भागों के अंदर बांटा जाता है, काल परख के आधार पर प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में। सबसे पहले प्राचीन काल की बात की जाए तो इसका प्रवृत्ति काल जो है वो वीर गाथा काल कहलाता है। और इसका कालक्रम माना जाता है 1050 से 1550 ईस्वी तक। बात करें पूर्व मध्यकाल की तो इसका प्रवृत्ति काल माना जाता है भक्ति काल। और इसका कालक्रम जो है वो 1450 से लेके और 1650 तक माना जाता है। वहीं पर उत्तर मध्यकाल जो है वो श्रृंगार, रीति और नीतिपरक काल है, जो कि 1650 से 1850 तक का माना जाता है। वहीं पर आधुनिक काल जो है वो विविध विषयों और विधाओं से युक्त और वर्तमान तक, ये 1850 से लेकर और वर्तमान युग तक ये जो काल है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो 4 प्रकार के जो काल परक हैं, प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल के अंदर राजस्थानी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। और प्रवृत्ति परक काल के अंदर वीर गाथा काल, भक्ति काल, श्रृंगार, रीति और नीति परक और विविध विषयों और विधाओं से युक्त काल जो वर्तमान काल को माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्राचीन काल की। प्राचीन काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। और इसका जो समय था वो 1050 से 1550 ईस्वी का रहा। और ये जो प्राचीन काल था इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष के अंदर जो पश्चिम दिशा से जो निरंतर हमले हो रहे थे उनका प्रभाव जो है सबसे पहले राजस्थान पर पड़ा। और यहाँ के शासक जो है काफ़ी इससे संघर्षरत रहे। और ऐसी परिस्थिति में जो संघर्ष था, उस संघर्ष की भावनाओं को बनाने के लिए समाज के जो वीर नायक थे उनका आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कई प्रकार के जो रसात्मक काव्य हैं उनका सृजन किया गया था। और इस काल के अंदर जो काव्यों की प्रधानता थी वो कैसी थी, वीरता प्रधान काव्यों की यहाँ पर प्रमुखता रही। और इसीलिए इस काल को क्या कहा गया, वीर गाथा काल जो है वो कहा गया। अगर इस काल की महत्वपूर्ण रचना की बात की जाए तो दोस्तों प्राचीन काल यानी वीर गाथा काल की महत्वपूर्ण रचना थी श्रीधर व्यास की रणमल छंद। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि रणमल छंद जो रचना है वो किसकी है, तो श्रीधर व्यास की रचना जो है वो रणमल छंद है। और इस काल के अंदर एक और मुख्य विशेषता रही कि यहाँ पर जैन जो रचनाकार थे इनकी रचनाएं भी काफ़ी उल्लेखनीय रही है। आगे हम चर्चा करेंगे और जो हमारे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों पूर्व मध्यकाल की। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है और इसका कालखंड रहा 1450 से 1650 तक। और राजस्थान के अगर इतिहास की बात की जाए तो राजस्थान का इतिहास का सबसे संघर्ष का काल रहा, इतिहास का काल रहा। और इस काल के अंदर जो युद्ध थे उन्होंने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। और संघर्षों के आधार पर ही यहाँ पर दो धर्म प्रचार है उसकी प्रवृत्ति भी दिखाई दी थी। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, भक्ति काल भी कहा जाता है। और जन सामान्य जो था वो भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा था। कई संतों के नाम यहाँ पर मिलते हैं। भक्त जो थे वो भी जन सामान्य के रूप में कार्य कर रहे थे, सही राह लोगों को दिखा रहे थे। इस कारण से एक सद समाज की जो कल्पना है वो यहाँ पर निकल के सामने आई। इसीलिए इसको भक्ति काल जो है वो कहा गया, क्योंकि यहाँ पर संतों और भक्तों की जो रचनाएं थी उनकी अधिकता थी। तो इस काल के अंदर जो कई संत हुए, कई संप्रदाय हुए, जैसे कि राम स्नेही संप्रदाय है, दादू पंथ है, नाथ पंथ है, अलखिया संप्रदाय है, इसके अलावा विष्णोई संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है। ये काफ़ी संप्रदाय जो है इस कालखंड के अंदर आए थे और इन्हीं के द्वारा निर्गुण उपासना पे बल दिया गया, गुरु की महत्ता पर बल दिया गया, जाति व्यवस्था को मिटाने की बात की गई, भेदभाव को दूर करने की बात की गई। तो ये सब जो चीज़ें आई उसी के आधार पर इसे भक्ति काल का एक आदर्श काल माना जाता है। दोस्तों इसमें जाति व्यवस्था को मिटाते हुए क्या कहा गया कि जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होय। यानी जात पात यहाँ पर कोई नहीं पूछता। तो जाति व्यवस्था का भेद जो है यहाँ पर मिटाने की बात जो है वो की गई है कि सिर्फ हरि का नाम है, जो हरि का नाम भज लेगा और हरि जो करेगा वही होगा। तो इस प्रकार ये सगुण भक्ति जो थी, कवियों के द्वारा अपने आराध्यों की जो वंदना थी, महिमा थी, उसका गान जो है उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। और उन्हीं की रचनाओं के जो पद हैं वो आज भी लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं। जैसे कि मीरा पाई के जो पद हैं वो आज भी गाए जाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसी प्रकार पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी री, माधोदास की जो ददवाड़ियाँ हैं उनकी राम रासो, ईसरदास की हरि रस, देवयान सायाजी झूला की नाग दमन, ऐसी कई रचनाएं हैं। तो ईसरदास की रचना कौन कौन सी हुई, हरिरस और देवयान। सयाजी झूला की रचना हुई नाग दमन और वेली किशन रुक्मणी रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की। वहीं पे माधोदास ददवाड़िया है राम रासो। तो ये कई प्रकार की रचनाएं जो है यहाँ पर भक्ति काल के अंदर देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की। दोस्तों उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार रीति और नीतिपरक काल भी कहा जाता है और इसका कालखंड था 1650 से 1850 तक। और ये जो है साहित्य के क्षेत्र के अंदर उत्तर मध्यकाल का जो विषय रहा उससे ये युक्त है। दोस्तों इस काल में राजनीतिक दृष्टि के आधार पर देखा जाए तो शांति का ये काल रहा और शासकों ने अपने राज्य के जो कलाकार थे, साहित्यकार थे, उनको भी संरक्षण प्रदान किया और इसके आधार पर कई प्रकार के साहित्य और कलाओं का यहाँ पर निर्माण किया गया। इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है, श्रृंगार और रीति का काल कहा जाता है, काव्य शास्त्रों का काल कहा जाता है। और अगर इस काल के हम प्रमुख रचनाकारों की बात करें, काव्य शास्त्रियों की बात करें, तो कवि मंछाराम जो कि रघुनाथ रूपक उन्होंने अपनी रचना लिखी, तो ये रचना काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा राजियारा सोरठा, चकरियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा, ऐसी जो कई रचनाएं हैं वो भी इस काल में प्रसिद्ध हुई। तो इसीलिए उत्तर मध्य काल को दोस्तों श्रृंगार रीति और नीति परक का जो काल है वो कहा जाता है। चौथा जो काल माना गया वो माना गया आधुनिक काल। और आधुनिक काल जो है विविध विषयों और विधाओं से युक्त है। 1850 से वर्तमान तक का ये काल सारा आ जाता है। अद्यतन यानी नवीन काल इसको माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 हुआ, उस 1857 के पश्चात समाज जो था एक चेतना की तरफ अग्रसर हो चुका था। समाज के लोगों पे असर पड़ा। समाज जो था, लोग जो थे अब अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के बारे में बात करने लगे और इसी के आधार पर लोगों के अंदर एक नई चेतना का विकास हुआ और साहित्यों ने इसके अंदर जो है एक प्रमुख रूप से संचार जो है वो पैदा किया लोगों के अंदर। और इसीलिए इस युग को, क्योंकि जो एक नवीन चेतना संचारित हुई, आधुनिक काल के नाम से ये जाना गया।
और यहीं पर राजस्थानी साहित्य जो थी, वो राजस्थानी साहित्य भी एक चेतना के रूप में लोगों के अंदर नव जागृति पैदा कर रहा था, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो मारवाड़ के जो कवि राजा थे बांकीदास, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, ये एक क्रांतिकारी विचारों के आधार पर जो चेतना लोगों के अंदर इन्होंने जागृत की, उसे धीरे धीरे आने वाली जो पीढ़ियां थी वो भी काफ़ी प्रभावित हुई और एक स्वतंत्रता के प्रति उनके अंदर अलख जगी। और आधुनिक साहित्य के अंदर गद्य और पद्य काफ़ी जो साहित्यिक सामग्री है वो यहाँ से प्राप्त होती है। दोस्तों, राजस्थानी साहित्य जो है, गद्य पद्य की जो शैलियाँ हैं वो कई विशिष्ट शैलियाँ हैं जिनके अंदर राजस्थानी साहित्य जो है मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ख्यात की। ख्यात क्या है दोस्तों? जो देसी राजा हैं, देसी राज्य हैं, उन देसी राज्यों के जो राजा थे वो अपने सम्मान में, सफलताओं में, विशेष कार्यों के अंदर अपना जो इतिहास है वो लिखवाते थे और उसको संरक्षित करते थे। तो ये जो इतिहास का लिखवाना है राजाओं के द्वारा, यही जो है वो ख्यात कहलाता था। जैसे दयाल दासरी ख्यात, इस ख्यात के अंदर बीकानेर के जो राव बीकाजी हैं उनसे लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास जो है वो वर्णित है। तो उन्होंने अपने सम्मान में, सफलताओं में उनके द्वारा किए गए विशेष कार्यों को इनके अंदर जो है वो संरक्षित करवाया। तो दयाल दास ख्यात के अंदर किसका वर्णन किया गया है? बीकानेर के राव बीका से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। ऐसे ही मुहनोत नैन्सी द्वारा रचित जो है मुहनोत नैन्सी ख्यात, वो भी काफ़ी एक प्रसिद्ध ख्यात जो है वो मिलती है। तो राजस्थानी गद्य पद्य की जो शैलियाँ हैं उसमें कई तरह की जो विधाएँ दोस्तों वो मिलती है। एक बात करते हैं वचनिका। वचनिका भी आपने सुनी होगी, जैसे अतलदास खींचरी वचनिका जो काफ़ी प्रसिद्ध है वो वचनिका। तो इस तरह हम आगे जो वचनिका लिखा हुआ आता है, इसका क्या मतलब है दोस्तों? वचनिका जो शब्द है, वचनिका के अंदर तुकांत जो है वो गद्य पद्य की रचना होती है। तुकांत गद्य पद्य की रचना को ही जो है वो वचनिका कहा जाता है, जिसमें अत्यानुप्रास भी मिलता है और अपवाद भी मिलते हैं। लेकिन जो संस्कृत का वचन है उसी शब्द से क्या बना है? वचनिका है, और एक काव्य विधा के रूप में, ये साहित्य के रूप में प्रचलित होती है। तो विवादों का तो इससे नाता रहा, लेकिन वचनिकाएं कई प्रसिद्ध हुई, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो शिवदास गांडन की जो अचलदास खींचरी वचनिका है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इसी तरह से खिड़िया जग्गा जो है उसकी वचनिका है दोस्तों राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका। तो ये प्रमुख वचनिकाएं जो हैं वो भी इतिहास में हमें, राजस्थानी इतिहास में मिलती है। एक मिलता है हमें दवावेत। दवावेत क्या है दोस्तों? ये शब्द ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं कि दवावेत है, तो दवावेत क्या है? दवावेत कलात्मक गद्य का एक रूप है जो वचनिका काव्य के रूप की ही तरह हैं, और वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है, जबकि दवावेत किस में लिखी होती है? उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। देखिए, एक महत्वपूर्ण अंतर वचनिका और राजस्थानी वचनिका और दवावेत में क्या मिलता है? वचनिका तो किस में लिखी होती है? राजस्थानी में लिखी होती है, जबकि दवावेत किस में लिखा होता है? उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होता है। और इसमें क्या है? इसमें कथा के अंदर नायक का गुणगान किया जाता है, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्शिक आदि का वर्णन जो है वो तुकांत और प्रवाह युक्त जो है वो किया जाता है। कई दवावेत जो है वो प्रचलित हैं। अगर प्रमुख दवावेत ग्रंथों की बात की जाए तो अखमाल देवड़ारी दवावेत, महाराणा जवान सिंह दवावेत, राजा जय सिंह दवावेत, ये कई प्रमुख दवावेत जो हैं वो मिलते हैं। तो दोस्तों, दवावेत क्या है? दवावेत एक कलात्मक गद्य है जो कि उर्दू और फारसी के शब्दों से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वात। वात भी कई आपने नाम सुने होंगे, अमर सिंह रिवात, पाबूजी रिवात, कानड़देव रिवात। तो ये वात क्या है दोस्तों? कहानी की तरह बात जो है वो कहने और सुनने की एक विधा होती है। कथा कहने वाला जो है वो कहता चलता है, और सुनने वाला जो है वो हुकारा, बीच बीच में हाँ जो कहते हैं उसको कहा जाता है हुकारा। तो हुकारा का प्रयोग करता है, यानी हाँ का प्रयोग करता है, जिससे कि कथाकार को लगता है कि जो श्रोता है वो रुचि ले रहे हैं, उसकी बात को सुन रहे हैं। और यही बात है दोस्तों। इस बात के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? हर पक्ष को, यानी युद्ध है, धर्म है, दर्शन है, मनोरंजन है, जीवन का हर पक्ष जो है इस बात में शामिल कर लिया जाता है। और ये जो बात है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये तीनों रूपों में मिलती है, यानी गद्य में भी है, पद्य में भी है, और गद्य पद्य दोनों में भी है। तो इस प्रकार ये तीनों रूपों के अंदर जो है वो मिलती है। तो प्रमुख अगर बातों की बात की जाए तो राव अमर सिंह रिवात है, खिचिया रिवात है,
पाबूजी रिवाद है, कानड़ देव रिवाद है, अचलदास खींचरी बात है, ये जो है प्रमुख वाद के रूप में जानी जाती है। बात करें दोस्तों झमाल की, तो झमाल क्या है? झमाल जो है दोस्तों राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। झमाल क्या है? राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है झमाल, झूलना, पर्ची या दवावेत। तो क्या है? झमाल। तो दोस्तों जमाल जो है राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है और इसमें पहले पूरा दोहा और फिर पांचवें चरण के अंदर दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है? झमाल। तो इसमें क्या होता है? पहले तो पूरा दोहा बोला जाता है, उसके बाद पांचवां चरण जब आता है तो पांचवें चरण में दोहे का जो अंतिम चरण है उसको दोहरा दिया जाता है। तो इस प्रकार प्रसिद्ध जो झमाल है वो है राव इंदर सिंह री झमाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं झूलना की। झूलना क्या है दोस्तों? झूलना जो है वो राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर होते हैं और 24 अक्षर के वर्णिक छंद होते हैं जिसमें अंत में यगण होगा। तो यगण मगण, ये जो है यगण मगण तगण, इनके नाम आपने सुने होंगे। तो ये जो है ये 24 अक्षर में वर्णिक छंद है जिनके अंत में क्या होता है? यगण होता है। और अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवड़ा झूलना, ये सब क्या है? ये झूलना रचनाएं हैं। हम बात करें नेक्स्ट पर्ची की, तो दोस्तों जो संत महात्मा होते हैं, संत महात्माओं का जो जीवन परिचय होता है राजस्थानी भाषा में, ये जो जीवन परिचय है ये पद्यमय रचना में मिलता है जिसे ही क्या कहा जाता है? पर्ची। हम कहते हैं ना पर्ची बाँचना। तो पर्ची बाँचना यही है कि जो संत महात्मा है उनके जीवन परिचय को पद्यमय आधार पर बोला जाता है, कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? पर्ची कहा जाता है। और संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची, ऐसी कई पर्चियाँ जो है वो प्रमुखतया विद्यमान हैं राजस्थानी साहित्य के अंदर। बात करें प्रकाश की, तो किसी वंश का, किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां हैं, उनकी घटनाएं हैं, उसके ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डालने वाली जो कृतियां हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। जैसे किशोरदास की राज प्रकाश है, आशिया मान सिंह की महायश प्रकाश है, कविया करणीदान की सूरज प्रकाश है। ऐसे कई प्रकाश ग्रंथ हैं। तो राज प्रकाश किसके द्वारा रचित है? किशोर दास के द्वारा। महायज्ञ प्रकाश किसके द्वारा रचित है? आशिया मानसिंह के द्वारा। इसी तरह से कविया करणीदान के द्वारा कौन सा प्रकाश ग्रंथ रचित है? सूरज प्रकाश। ये जो है ये प्रकाश के रूप में गद्य पद्य की रचनाएं जानी जाती है। एक हम बात करते हैं दोस्तों, वो है मर्स्या। मर्स्या क्या है दोस्तों? मर्स्या है किसी राजा या किसी व्यक्ति विशेष की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद जो शोक व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना की जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? मर्स्या कहा जाता है। और इस मर्स्या में किन चीज़ों का वर्णन किया जाता है? इस मर्स्या में उसके गुणों का वर्णन किया जाता है, उसके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया जाता है। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मर्स्या के अंदर। तो किसी राजा की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जो रचना लिखी जाती है उसे कहा जाता है मर्स्या। जैसे कि राणे जगतराम मर्स्या, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए ये लिखा गया था, राणे जगतराम मर्स्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासों की। रासों क्या है दोस्तों? रासों के लिए मोतीलाल मेनारिया ने कहा है कि जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति का, विजय युद्ध का, वीरता का वर्णन हो उसे ही क्या कहा जाता है? रासों कहा जाता है। यानी राजा का जिस काव्य ग्रंथ के अंदर उसकी साहस का वर्णन किया जाए, उसके युद्धों का वर्णन किया जाए, वह क्या है? रासो है। जैसे सबसे प्रसिद्ध रासो कौन सा है? चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाहले का बीसल देव रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो, दौलत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो। ये क्या है? ये प्रमुख रासो ग्रंथ है। तो चंद्रबरदाई का कौन सा? पृथ्वी रासो। नरपति नाहले का कौन सा? बीसल देव रासो। गिरधर आसिया का कौन सा? सगत रासो। दौलत विजय का कौन सा? खुमान रासो। कुंभकर्ण का रतन रासो और जोधराज का हमीर रासो। तो ये है रासो जहाँ पर इनके युद्ध की, विजय की, वीरता का वर्णन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट राजस्थानी साहित्य के अंदर आता है दोस्तों रूपक। और रूपक क्या है? रूपक होता है किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली जो काव्य कृति है उसे कहा जाता है रूपक। जैसे कि गजगुण रूपक, रूपक गोगा देजीरो और
राजरूपक, ये कई रूपक काव्य जो हैं वो राजस्थानी साहित्य में प्रचलित है। एक इसी के अंदर आता है दोस्तों विगत। विगत क्या है? विगत है किसी विषय का विस्तृत विवरण, यानी इतिहास के अंदर अगर देखा जाए तो किसी शासक के द्वारा उसके परिवार, उसके क्षेत्र प्रमुख के व्यक्ति, उनकी राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का जो वर्णन है वो मिलता है क्या? विगत के अंदर, यानी उसका विस्तृत विवरण जो है प्राप्त हो जाता है। उसके अंदर जो आर्थिक दृष्टि से आंकड़े हैं वो भी उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसी जो विगत है वो विस्तृत विवरण के रूप में जानी जाती है। जैसे कि एक प्रसिद्ध विगत है मुहरनोत नैन्सी की मारवाड़ रा परगणारी विगत। तो एक महत्वपूर्ण ये विगत जो है वो मानी जाती है, जिसमें परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई आदि की जानकारी जो है वो मिलती है। एक हम बात करते हैं दोस्तों वेली की। वेली भी राजस्थानी साहित्य के अंदर ही एक काव्य के रूप में जाना जाता है, और वेली जो है वो छंदों में लिखे हुए होते हैं। इसमें कई विषय आते हैं, जैसे धार्मिक है, ऐतिहासिक है, कई विषय लिए जाते हैं। दईदास जेतावतरी वेली, रतन सिंह खीवावतरी वेली, राव रतन सिंह री वेली, ये सब वेली ग्रंथ है, जिनमें कि पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली किस्म रुक्मणी ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध जो है मानी जाती है वेली के रूप में। तो पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किस्म रुक्मणी री। एक और है जिसको कहते हैं साखी। साखी क्या है दोस्तों? साखी जो शब्द है वो साक्षी से बना हुआ है। साखी का मतलब होता है कि जो संत कवि हैं वो अपने द्वारा जो अनुभव किए जाते हैं उन अनुभवों को वर्णन करना, उन अनुभवों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसके आधार पर वर्णन करना। तो साखियों में जो है वो सोरठा छंद जो है प्रयोग में लिए किए जाते हैं। जैसे कि कबीर की साखियाँ काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है साखी ग्रंथों के अंदर। एक और ग्रंथ माना जाता है वो है सिलोका। सिलोका मतलब क्या? सिलोका जो है वो पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, और ये जनसाधारण की जो भावनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि राव अमर सिंह रा सिलोका, अजमालजी रा सिलोका, राठौड़ कुल सिंह रा सिलोका, भाटी केहर सिंह रा सिलोका, ये सारे जो हैं ये सिलोके हैं, यानी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे गए और उनको जनसाधारण की भावनाओं के आधार पर पहुंचाने वाले जो हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? सिलोका। तो ये राजस्थानी साहित्य की जो गद्य और पद्य की शैलियाँ हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर दोस्तों क्या किया? वर्णन किया। अब हम बात करते हैं आधुनिक राजस्थानी साहित्य की, कि कौन कौन सा आधुनिक राजस्थानी साहित्य जो है वर्तमान में अस्तित्व में है। दोस्तों मारवाड़ के जो कवि राजा हैं बाकीदास है, सूर्यमल मिश्रण है, ये जो है ये राष्ट्रीय चेतना के आधार पर एक प्रसिद्ध कवियों के रूप में जाने जाते हैं। हिंगलदास, कविया, शंकरदान सामोर ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक साहित्य को लिखने वाले ये जो कवि है ये जाने जाते हैं। कवि उमरदान की कविताएं जो है वो 1956 का जो अकाल हुआ था उसका मार्मिक चित्रण जो है वो ये विक्रम संवत 1956 का इनकी कविताएं जो है वो बताती है। और इनके द्वारा ही जो पाखंडी साधु हैं उनको बेनकाब किया गया था। रामनाथ कविया हैं, इनकी द्रौपदी विनय जो है वो नारी चेतना की एक कविता जो है वो ये बताते हैं कि किस प्रकार नारी चेतना को जागृत किया जाए। इसी तरह से और कवियों की हम बात करें तो केसरी सिंह बारठ है, विजय सिंह पथिक है, जयनारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री है, गोकुल भाई भट्ट है, माणिक्यलाल वर्मा है, जन कवि गणेशीलाल व्यास है। ऐसे राजस्थान के कई कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ इस लड़ाई के लिए अपनी जो कलम है उससे काफ़ी जो है वो प्रभावित किया है लोगों को। और अगर बात की जाए तो रेवतदान चारण जो है उन्होंने सामंती शोषण के प्रति लोगों को जगाने का काम किया और अपनी जो कविताएं हैं, अपनी जो लेखनी है उनको इनके लिए जन जन तक लोगों को बात पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी कविताएं लिखी। इसी तरह से एक राजस्थानी कवि की और हम बात करें मेघराज मुकुल, जिनकी सेनानी जो हैं वो काफ़ी अधिक प्रचलित जो है मानी जाती है। तो सेनानी किसकी है? मेघराज मुकुल की। सत्यप्रकाश जोशी ये भी एक नाम मिलता है जो कि मौलिक और गैर पारंपरिक सोच है उसको रखते हैं। 1960 में इनकी जो एक कृति थी राधा वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। तो सत्यप्रकाश जोशी की 1960 में कौन सी कृति प्रकाशित हुई? राधा। और इस राधा के अंदर जो है वो राजस्थानी कविता युद्ध का वो ये कौरव गान जो है वो करती है।
और इन्होंने अपनी जो नायिका है राधा, उसके माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश दिया है। और श्री कृष्ण को संदेश देकर क्या कहा है कि जो भयंकर युद्ध हैं उन युद्धों को टाल दे और वो युद्ध टालकर और शांति जो है वो स्थापित करने का प्रयास करें। तो सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा क्या लिखी गई? राधा लिखी गई। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया की हम बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया का एक आदर्श गीत आप सभी जानते हैं, धरती दोरारी। आ तो सुरगा न शर्मावा ई पर देव रमन ने आवे धरती दोरारी। तो ये जो गीत है ये सुनकर एक आम व्यक्ति भी जो है उसके अंदर सोई हुई आत्मा भी है वो जग जाए, ऐसा ये गीत जो है वो लिखा गया कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। इसी के अलावा मिंजर है, लीलटास है, ये भी कन्हैयालाल सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रहों के अंदर जाने जाते हैं। और अगर बात की जाए दोस्तों तो राजस्थान में जो राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे गए कई ग्रंथ सामने आते हैं, कई कवि सामने आते हैं, जैसे कि राजस्थानी भाषा में मरुवाणी है, जलमभोम है, जानकारी है, ओड़मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, ईसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामड़, अपरंच, ऐसी कई साहित्यिक पत्रिकाएं भी जो है वो प्रकाशित हुई है राजस्थानी के अंदर, राजस्थानी भाषा के अंदर। तो ये सब क्या है? ये साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बन सकता है दोस्तों? प्रश्न ये बन सकता है कि इनमें से 3 के नाम तो आपको दे देगा पत्रिकाओं के और 1 दे देगा किसी काव्य ग्रंथ के, और फिर पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा पत्रिका नहीं है, कौन सी पत्रिका नहीं है या कौन सा काव्य ग्रंथ है। तो इस तरह के प्रश्न भी जो है कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर पारस अरोड़ा की बात करें तो पारस अरोड़ा, गोवर्धन सिंह शेखावत, इनका गांव तेज सिंह जोधा की कठई की वेगो, ये किसकी? तेज सिंह जोधा, गोवर्धन सिंह शेखावत का गांव। वैसे ही पारस अरोड़ा के जुड़ाव, मणि मधुकर की सोजती गेट, पगफेरो, हरीश भदानी का बोले शरणातो, बाथा में भूगोल, चंद्रप्रकाश देवल की पागी और कावड़ मार्ग, अर्जुन देव चारण का रिंद रोही, मालचंद तिवारी का उत्तरियो है आभी। तो ऐसे कई रचनाएं हैं राजस्थानी साहित्य की जो कि काफ़ी फेमस है इस दौर के अंदर। तो इसीलिए इसे आधुनिक साहित्य का जो दौर है वो भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और हमारे गद्यकार कवियों की। शिवचंद्र भरतिया, जो शिवचंद्र भरतिया है दोस्तों, उनका नाम भी आपने सुना होगा। इन्हें राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है, शिवचंद्र भरतिया को। तो राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? शिवचंद्र भरतिया को कहा जाता है। और शिवचंद्र जो भरतिया है ये एक प्रमुख गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पर रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत जो है उन्हें भी राजस्थान की एक प्रमुख कवित्री माना जाता है, जिन्होंने गरिमापूर्ण कहानियाँ जो है वो लिखी, कई कविताएं इन्होंने लिखी। इनके द्वारा जो प्रमुख कहानियाँ हैं वो है मांझल रात, अमोह लखवाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, कैरे चकवा बात। ये प्रमुख जो कहानियाँ हैं ये किसके द्वारा लिखी गई है? रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत द्वारा। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कैरे चकवा बात ये किसकी प्रसिद्ध कहानी है, किसकी रचना है? तो रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत की प्रसिद्ध रचना है। इसी तरह से एक और प्रसिद्ध रचनाकार की हम बात करें जिसका नाम है दोस्तों विजय दान देथा, जिन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध रचना लिखी बातारी फुलवाड़ी। और ये बातारी फुलवाड़ी जो है वो 13 खंडों के अंदर है। दोस्तों एक बार प्रश्न सीधा सीधा यही पूछ लिया गया था कि विजय दान देथवा द्वारा रचित बातारी फुलवाड़ी के अंदर कितने खंड हैं, कितने खंडों में लिखी गई है? तो दोस्तों 13 खंडों में ये लिखी गई है। इसी तरह से विजयदान देथा की प्रमुख राजस्थानी जो हिंदी कहानियाँ हैं उसमें दुविधा है, उलझन है, अलेखों हिटलर है, सपन प्रिया है, अंतराल है, ये सब जो है ये विजयदान देथा की ही रचनाएं हैं। और दुविधा जो विजयदान देथा की कृति है उसके ऊपर तो एक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है जिसका नाम है दोस्तों पहेली। इनकी एक और कृति है चौधराइन की चतुराई, ये भी लोगों को काफ़ी पसंद इसे किया जाता है।
वहीं पर बात करें यादवेंद्र शर्मा की, तो यादवेंद्र शर्मा जिन्हें तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो है जमारो, समंद अर्थार, ये कुछ संग्रह हैं इनके। इनके कुछ उपन्यास हैं जिनके अंदर हूँ गोणी किणपीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी, ये इनकी प्रमुख जो है उपन्यास भी हैं। दोस्तों इसी प्रकार नथमल जोशी की अगर हम बात करें तो नथमल जोशी के द्वारा उपन्यास लिखे गए आभा पटकी, धोरारो धोरी, एक बीननी दो बीन, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। दोस्तों एक बीननी दो बीन प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है। इस तरह से कहानी जो है वो है परन्योड़ी कमारी, ये भी नथमल जोशी के द्वारा ही लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है। ऐसे ही कई रचनाकार जो है, कई कहानीकार जो है राजस्थान में मिलते हैं, नाम मिलते हैं। नरसिंह राज पुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सांवर दैया, ये कई जो है रचनाकार भी मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थानी साहित्य की पत्रकारिता की। राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता के अंदर अगर बात की जाए तो दोस्तों बीकानेर की वातायन, ये हरीश भदानी के द्वारा लिखा गया। अजमेर की लहर, ये प्रकाश जैन के द्वारा। भरतपुर की ओर विजेंद्र के द्वारा। कांकरोली का संबोधन कमर मेवाड़ी। अलवर की कविता भागीरथ भार्गव। मधुमाधवी, इनकी नलिनी उपाध्याय जो है, उन्होंने मधु माधवी, इन्होंने भी कई राजस्थानी साहित्य के अंदर पत्रिकाएं लिखी। इसके अलावा दोस्तों राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका है मधुमती, ये भी राजस्थानी साहित्यिक जो है बातों को बताने का कार्य करती है। तो इस प्रकार ऐसे कई और संस्कृति को बताने वाले, राजस्थानी संस्कृति को बताने वाले साहित्य हैं। इनमें बीकानेरी जागती ज्योत, दोस्तों कई बार प्रश्न आपने परीक्षाओं में देखा होगा, जागती ज्योत जो है वो पत्रिका कहाँ की है, बीकानेर की। और सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओलियों, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित है मरुवाणी, ये कई और रचनाएं हैं जो राजस्थानी साहित्य को बताती है और राजस्थानी इतिहास के इस गौरवपूर्ण महिमा को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। इन साहित्यिक रचनाओं के द्वारा जो लेखक हैं वो उस इतिहास को एक बार पुनः हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये था राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी भाषा, जिसके बारे में हमने बात की, उसकी उत्पत्ति से लेकर विभिन्न प्रकार के साहित्यों से लेकर और उसका कैसे गाथा काल चला उसके बारे में। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।